वीडियो स्टार्ट करने से पहले अब ये वीडियो क्लिप देखिए। फिर उन्होंने बोला जो है हम दे दो, नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए थे हथियार उनके पास। मारा कैसे? मैं इनको मारा ये नहीं पता, उधर मेरे को बांध दिया था, उसके बाद इधर मारा। एक औरत ज़मीन पर बैठी है, दोनों हाथों से अपना सर पकड़े हुए। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही है और बोल रही है, प्लीज़ किसी ने मेरे पति को मार दिया। उसकी आवाज़ टूट रही है, आंखों में आंसू, कपड़े बिखरे हुए। घर का माहौल में अफरा तफरी मच चुकी है। लेकिन अगर आप वहाँ होते तो आप भी यही चीज़ सोचते, बेचारी। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग था। ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये एक कहानी का हिस्सा था। एक ऐसी कहानी जिसका एंड ऑलरेडी लिखा जा चुका है, और इस कहानी की राइटर ये खुद औरत ही है। मध्य प्रदेश धार डिस्ट्रिक्ट में एक गांव जिसका नाम गोंदी खेड़ा चरण है, वहाँ पर एक आदमी रहता था जिसका नाम देवकृष्ण था। वो 28 साल का था। सिंपल ज़िंदगी, सुबह उठकर दुकान खोलना, शाम को हिसाब करके फिर से घर आना। उसकी लाइफ बहुत प्रेडिक्टेबल थी और शायद उसे यही पसंद था। उसने बहुत जल्दी सीख लिया था कि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और बहुत अनफेयर है, क्योंकि देवकृष्ण जब 2 साल का था उसने अपने पिताजी को खो दिया था और फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके कंधों पर थी। उसकी फैमिली में उसकी माँ और एक छोटी बहन ज्योति रहती थी, लेकिन उसने कभी कंप्लेन नहीं किया। वो एडजस्ट करता रहा खुद को। लेकिन देवकृष्ण को लगता था कि एक चीज़ उसकी लाइफ बेटर बना सकती है, जो कि है शादी। एक अपना इंसान, एक अपना घर, एक स्टेबिलिटी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यही चीज़ उसकी लाइफ का सबसे अनस्टेबल हिस्सा बन जाएगा। देवकृष्ण और प्रियंका की शादी सिर्फ 15 साल की उम्र में हो गई थी। इतनी छोटी उम्र में लोग खुद को समझ तक नहीं पाते, तो किसी और के साथ जिंदगी गुजारना बहुत दूर की बात है। शुरू में ही मिसमैच था। छोटी छोटी बातें बड़ी लगने लगी और धीरे धीरे बातें पर्सनल होने लगी। तुम मुझे डिजर्व नहीं करते, तुम काले हो। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स इनके घर में बहुत ज़्यादा कॉमन थे, और इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स की वजह से वो घर छोड़कर चली जाती थी। कई कई दिन देवकृष्ण वेट करते रहता था, कॉल करता था, मनाता था, पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। वो हर बार प्रियंका को वापस लाने की कोशिश करता था, क्योंकि उसे लगता था सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसके पास एक बिलीफ था कि शादी टूटनी नहीं चाहिए। लेकिन प्रियंका के मन के अंदर एक अलग ही थिंकिंग डेवलप हो रही थी कि उसको वहां और नहीं रहना। प्रियंका का घर छोड़ के जाना और फिर वापस आना ये एक डेली रूटीन बन चुका था। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, ना कोई क्लोजर। देवकृष्ण के लिए ये एक काइंड ऑफ कन्फ्यूजन था, लेकिन प्रियंका के लिए एक एस्केप। फिर आता है 2020 और उसके साथ एक नया नाम, कमलेश पुरोहित। कमलेश पुरोहित एक 32 ईयर्स का एक आदमी था, 2 बच्चे, एक फैमिली, और हाईवे पर एक ढाबा चलाता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमलेश और प्रियंका की मुलाकात एक गांव के फंक्शन में हुआ था। शुरू में नॉर्मल बातचीत, फिर रेगुलर कॉल्स, और फिर इमोशनल कनेक्शन। साइकोलॉजी सिंपल है, जब इंसान अपनी लाइफ से अनहैप्पी होता है वो एक एस्केप ढूंढता है, और कमलेश प्रियंका के लिए वही एस्केप था। एक ऐसा इंसान जो सुनता था, जो समझता था, और फिर धीरे धीरे इनका कनेक्शन एक ऑब्सेशन बन चुका था। ये वो फेस है जहाँ पे इंसान जस्टिफिकेशन क्रिएट करता है। मैं बस कमलेश से बात कर रही हूँ, ये गलत नहीं है, कमलेश सिर्फ मेरा दोस्त है। लेकिन रियलिटी सिंपल थी, बाउंड्री क्रॉस हो चुकी थी। घर के अंदर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन असलियत में कुछ भी नॉर्मल नहीं था। रात को फ़ोन की लाइट जलती थी और आवाज़ धीमी हो जाती थी। नाम सेव नहीं होते थे, लेकिन पैटर्न्स भी कभी नहीं छुपते थे। ज्योति, देवकृष्ण की बहन, उसने नोटिस कर लिया। एक दिन फ़ोन हाथ में आया, अननोन नंबर,
कॉन्वर्जेशन भी सही नहीं थी। सीधा सवाल पूछा, कौन है, लेकिन जवाब सीधा नहीं है। आर्ग्यूमेंट हुआ, तेज हुआ, पर्सनल हुआ, और उस रात प्रियंका घर छोड़कर चली गई। डिस्टेंस के साथ क्लैरिटी भी बढ़ रही थी, और उस क्लैरिटी में देव कृष्ण की जगह कम हो रही थी। अफेयर का एक स्टेज होता है, या तो वो रुक जाता है या फिर वो आगे बढ़ जाता है। और इस केस में कमलेश और प्रियंका का रिलेशनशिप या अफेयर आगे बढ़ते जा रहा था, और उनका एक कॉमन प्रॉब्लम था, देव कृष्ण। सोल्यूशन सिंपल नहीं था, लेकिन उन दोनों ने मिलकर इस सोल्यूशन को बहुत सिंपल बना दिया बाय प्लानिंग अ मर्डर ऑफ देव कृष्ण। मर्डर को कमिट करने के लिए उन्होंने सुरेंद्र भाटी को हायर किया। सुरेंद्र भाटी एक लोकल क्रिमिनल था। इमोशंस नहीं, ट्रांजैक्शन एंड डील सिर्फ वही था उसके लिए। सुरेंद्र भाटी को 1 लाख रुपए दिए गए, 50,000 रुपीज़ एडवांस एंड 50,000 रुपीज़ जब मर्डर हो जाता। देव कृष्ण को मारने के लिए पहला अटेम्प्ट 4 अप्रैल को किया गया था, जो फेल हो गया था। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट था। यहाँ पर सब कुछ रुक सकता था, यहाँ उनके अंदर डर आ सकता था, यहाँ पर गिल्ट भी आ सकता था। लेकिन जब इंसान एक लाइन क्रॉस कर लेता है तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लान दोबारा बनाओ, इस बार बेटर एंड फाइनल। 7 अप्रैल रात यूजुअल थी, इतनी यूजुअल कि कुछ भी सस्पिशियस नहीं लग रहा था। खाना खाने के बाद घर शांत हो गया। फैन की आवाज़, दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज़, और बीच बीच में एक अजीब सा साइलेंस। देव कृष्णा सो गया। उसे लग रहा था सब नॉर्मल है। शायद उसे लग रहा था कि चीज़ें इम्प्रूव हो रही है। प्रियंका जाग रही थी। रूम का दरवाज़ा बंद था, बस लैच नहीं लगा हुआ था। ये एक छोटी सी डिटेल थी, लेकिन इसी ने सब कुछ अलाउ किया। कुछ देर बाद हल्का सा मूवमेंट होता है। दरवाज़ा धीरे से खुलने लगता है। सुरेंद्र अंदर आता है, और बाहर कमलेश वेट कर रहा था। घर के अंदर कोई स्ट्रगल नहीं होती है शुरू में, क्योंकि विक्टिम सो रहा होता है, और जब तक वो समझता है तब तक लेट हो चुका होता है। अटैक सडन था, अनप्रेडिक्टेबल था। रूम में आवाज आई, फिर साइलेंस। सिर्फ एक चीज कांस्टेंट थी, कोई मदद करने नहीं है, क्योंकि जिसे बुलाना था वो ऑलरेडी जा रही थी। सुबह होने से पहले रोल स्विच हो चुका था। प्रियंका बाहर आती है और विक्टिम बनने की एक्ट करती है। वो चीखना स्टार्ट करती है। चोर आ गए थे, नैरेटिव रेडी था, 3 लाख की ज्वेलरी और 50,000 का कैश। प्रियंका कहती कि मैं बच गई, बट मेरे पति को मार दिया गया। वो रो रही थी, बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट था, जो लोगों को कन्विंस कर सके कि इसके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। लोगों को प्रियंका पर शक नहीं हुआ, वो उसे बिलीव करने लग गए थे, क्योंकि ह्यूमन इंस्टिंक्ट सिंपल है, इमोशंस को सच मान लो। लेकिन पुलिस को सिंपैथी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कंसिस्टेंसी, और यहाँ इस केस में ये मिसिंग था। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, बहुत सारी चीज़ें अनयूजुअल लग रही थी, जो प्रियंका के स्टेटमेंट्स को मैच नहीं कर रही थी। जैसे कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं, अलमीरा डिस्टर्ब नहीं थी, ज्वेलरी घर पर ही मिल गई, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए। सेम नंबर, रिपीटेड कॉल्स, टाइमलाइन मैच नहीं हो रही थी। एक पॉइंट के बाद केस सिंपल हो चुका था। रॉबरी नहीं थी, बट एक प्लान्ड मर्डर। इंटेरोगेशन रूम, नो ड्रामा, नो शाउटिंग, ओनली साइलेंस, और सिर्फ एक लाइन, सुरेंद्र पकड़ा गया। प्रियंका ने सब बता दिया। ये सच नहीं था, लेकिन रिएक्शन बिल्कुल सच था। हाँ, मैंने ही प्लान किया। नो लॉन्ग स्पीच, नो जस्टिफिकेशन, ओनली एक्सेप्टेंस। कभी कभी कन्फेशन लाउड नहीं होता, सीधा होता। 9 अप्रैल, प्रियंका और कमलेश अरेस्ट, चार्जेस मर्डर कॉन्स्पिरेसी, और सुरेंद्र अभी भी फरार।
एक ऐसा आदमी जिसने पैसों के लिए मर्डर किया, वो अभी भी बाहर घूम रहा। एक घर जहां अब आवाज़ें कम हैं। एक माँ जो अब भी दरवाजे की तरफ देखती रहती है। एक बहन जिसके पास जवाब नहीं, सिर्फ यादें हैं। प्रियंका और कमलेश जेल के अंदर और सुरेंद्र अब भी जेल के बाहर आज़ाद। केस क्लोज हो जाता है, लेकिन स्टोरी नहीं। लोग कहते हैं खौफ अंधेरे में होता है, लेकिन सच तो यह है कि जो सबसे डेंजरस जगह होती है, हम उधर ही सबसे ज़्यादा सेफ फील करते हैं। घर। आपको क्या लगता है, अगर पहला अटेम्प्ट फेल हो गया था और उनके पास रुक जाने का मौका भी था, तो उन्होंने आगे बढ़ने का क्यों सोचा? डर खत्म हो गया था या इंसान बदल चुका था?